नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। हमारे इस खास शो बजट की बात में आपका स्वागत है। और आप बजट की बात में तो वैसे आपने जब बजट इस समय आया तो तमाम जगह सुर्खियां बनी हुई हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। बड़े बड़े टीवी चैनल इस पर डिबेट कर रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल ने बड़े बड़े गेस्ट को बुलाया, सीए को बुलाया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। और आपको ये आधे से 1 घंटे का वीके न्यूज का शो बजट की बात देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बजट जो है आम आदमी और महिलाओं के लिए जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं और आम आदमी की नज़र इस बजट पर ज़्यादा होती है। तो इसे आम बोलचाल की भाषा में हम आपको समझवाएंगे। यहाँ पर हमने जिन गेस्ट को बुलाया हुआ है और ये कितना फायदेमंद है ये बजट आपके लिए, सबसे बड़ी बात इसी पे चर्चा होने वाली है। ये आधे से 1 घंटे की जो चर्चा होगी कि बजट आम आदमी, महिलाओं को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल लाइफ वालों को, नौकरी पेशा लोगों को कितना फायदा पहुंचा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट पूजा जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग अस ऑन द बजट टॉक। पूजा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 10 साल हो गए इनको इनका अनुभव, और सबसे बड़ी बात कि 21 साल की उम्र में इन्होंने सीए क्लियर कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और उसके बाद हमारे बुलाया है यूथ सीएस को, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को, रोहित भाटिया। रोहित भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। रोहित भाटिया जी के बारे में हमने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो यूथ है और यूथ आजकल का जो है वो स्टार्टअप की तरफ भाग रहा है। तो इसलिए एक यूथ को एक यूथ ही समझा सकता है और एक यूथ की भाषा एक यूथ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, इसलिए हमने रोहित भाटिया जी को बुलाया है। तो हम शुरू करते हैं पूजा भाटिया जी से। ये टैक्सेस के बारे में ये बताएंगे और स्टार्टअप के बारे में रोहित भाटिया जी बताएंगे। तो हम पूजा जी से शुरुआत करते हैं। सरकार ने बजट में क्या अच्छा किया, इसे आसान भाषा में समझाइए और मेरा आपसे निवेदन है कि आम बोलचाल की भाषा में समझाइए, क्योंकि ये हमारे दर्शक आम हैं। और वैसे तो निर्मला सीतारमण जी आई और उन्होंने इतना बड़ा बजट पेश किया, तो वो तो मेरे भी समझ में बिल्कुल नहीं आया। तो जनता की क्या बात करूं, जनता को भी नहीं समझ में आया होगा। तो आम जनता जिससे समझ जाए उस बोलचाल की भाषा में जनता को समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। दीपिका, द बजट जो है वो मिला जुला आया है इस बार। तो बजट आम लोग के लिए भी है और सरकार अपने फ़ायदे के लिए भी करती है। तो हम इसको अगर डिटेल में जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा इसको। तो मैं आपको कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगी कि आम जनता के लिए क्या बेनिफिशियल है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से रोहित जी बताएंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बजट का नाम इस बार रखा गया अकाल अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब होता है अच्छे दिन। तो अच्छे दिन के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसको प्रपोजल रखा है, बजट को लाया है, जिसमें यूथ को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं कहूँगी आफ्टर कोरोना और जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, इकनॉमी, सबकी इकनॉमी हिली हुई है। आप पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, भुखमरी है। पाकिस्तान में भुखमरी है। बांग्लादेश की इकनॉमी की इंडिया से बहुत अच्छी थी पहले, अब वो बिल्कुल डाउन हो रही है, वो भी नीचे आ गई है। इंडिया की इकनॉमी धीरे धीरे 5th लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आ गई है। तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारी गवर्नमेंट जो है उसको इकनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, जिसके लिए ये बजट बनाया गया है। तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिशियल है आम जनता के लिए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। हम जो है एक सवाल छोड़ जाते हैं आप पर कि बेनिफिशियल, उन्होंने बताया कि बेनिफिट कितना देगा, ये हम आपके पास आएंगे जानेंगे। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं रोहित भाटिया जी के पास, जिन्होंने जो यूथ को समझाएंगे कि स्टार्टअप क्या है। क्योंकि ये स्टार्टअप को लेकर रोहित भाटिया जी, मतलब लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, यूथ आजकल स्टार्टअप की ही तरफ जा रहा है, तो स्टार्टअप बहुत आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या समझाएंगे कि जो है किस तरह से ये बजट स्टार्टअप वालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और उनको किस तरह से समझाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से क्योंकि सरकार हमें काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट देती है अगर हम स्टार्टअप में रजिस्टर करते हैं अपने आप को। और इसके तहत हमारे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे हमारे जो हैं टैक्स फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आम कॉर्पोरेट्स जो स्टार्टअप में रजिस्टर नहीं होते उनके ऊपर 30% तक का टैक्सेशन लग जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप के तहत अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उस केस में आपको 100% टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो हम इसके आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस बजट में हम जो स्टार्टअप हैं उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। जी, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि स्टार्टअप के बारे में बताया इन्होंने। तो अब हम पूजा जी के पास फिर से वापस आते हैं। पूजा जी, हम आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे,
पूजा जी, अगला सवाल मेरा जो मैं आपसे छोड़ के गई थी कि कितना बेनिफिट देने वाला है ये, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, इस पे तो सभी टीवी चैनलों ने डिबेट की बड़ी बड़ी और सभी ने मतलब समझाने की कोशिश की, लेकिन ये ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स जो है ये किस 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 के लिए फ़ायदेमंद है? मतलब बिजनेसमैन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, नौकरी पेशा के लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में आम बोलचाल की भाषा में जनता को बताइए। लास्ट ईयर भी ओल्ड रिज्यूम और न्यू टैक्स रिज्यूम दोनों एप्लीकेबल थे, बट इस बार गवर्नमेंट ने ओल्ड रिज्यूम में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, बट न्यू टैक्स रिज्यूम में जो चेंजेस करे हैं दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू द आम जनता के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सैलरीड पर्सन के लिए जिनकी सैलरी 7.5 है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जो टैक्स स्लैब पहले 2.5 हुआ था अब गवर्नमेंट ने उसको 3 कर दिया है। जो टैक्स स्लैब पहले 2.5 होता था वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 3 कर दिया है। नाउ अब आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है। और नेक्स्ट जो चेंजेस करे हैं वो ये करा है, एक होती है 87A। मैं इसको आम जनता के लिए समझाना चाहूँगी। किसी की इनकम अगर अप टू 7 लाख है तो उनके लिए जो टैक्स का होगा वो निल होगा, टैक्स निल होगा। अदरवाइज अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है तो आपके लिए जो 3 लाख तक की इनकम टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो ये कई लोग समझ नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं कि हमारी इनकम 7.5 है तो हमें 7 लाख का हमें एग्जम्पशन मिलेगी। नहीं, अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तब आपको टैक्स बेनिफिट 7 लाख का मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7.5 जा रही है तो आपको जो है टैक्स बेनिफिट, जो टैक्स का नील का रेट है वो स्लैब जो है वो आपके लिए 3 लाख हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ रोहित भाटिया जी के पास फिर से एक बार। रोहित जी, ये बताइए कि टैक्सेशन स्कीम, ये एमएसएमई जो है रजिस्ट्रेशन बहुत कराया जा रहा है, लोग उसी तरफ भाग रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने आई तो उन्होंने जो है काफ़ी बड़ा पिटारा खोला था एमएसएमई को लेकर। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसको आसान बोलचाल की भाषा में समझाएं कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और जो है कितना ज़रूरी है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना। जी देखिए, आपने सबसे पहले बहुत अच्छी बात बोली कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं है। तो हम ये समझ लेते हैं कि एमएसएमई है क्या। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ को कहा जाता है एमएसएमई। एमएसएमई जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन है कि कौन सी कंपनी हमारी माइक्रो में आती है, कौन सी स्मॉल में आती है और कौन सी एंटरप्राइज़ में आती है, कौन सी मीडियम में आती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर के ऊपर। तो इस वजह से हमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी पड़ जाता है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी पेमेंट अगर 45 दिन के अंदर कोई भी कंपनी नहीं कर पाती है तो आप उसके तहत भी कंपनी के अगेंस्ट एक केस डाल सकते हैं कि 45 दिन के अंदर आपका पेमेंट नहीं किया गया है और आपको वो पेमेंट वापस मिल जाए। तो इससे एक एमएसएमई रजिस्टर्ड जो भी कंपनीज़ होती हैं या एलएलपीज़ होती हैं या पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उन लोगों को एक क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए एमएसएमई जी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है। जी, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो बजट में जो है इसको लेकर क्या आया है एमएसएमई को लेकर? बजट कितना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर कितना फ़ायदेमंद है, इस पर क्या बोलेंगे आप? जी, एमएसएमई के लिए जो इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जो भी हमारे लिए लेकर आई हैं वो एक सबसे पहले तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट की जो एमएसएमई के लिए प्रॉब्लम रहती है कि एमएसएमई को फंड्स नहीं मिल पाते, उनके पास इतने कोलेटरल नहीं होता जिसके रिगार्डिंग जिसको कोलेट करके वो बैंक से फ़ंड ले सकें। तो इसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आई हैं CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। रोहित भाटिया जी, आपने तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में तो अच्छा समझाया कि कितना ज़रूरी है कितना नहीं। तो एमएसएमई के जो रजिस्टर्ड हैं लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनको ये जो बजट आया है इससे कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है और वो ये फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को समझाइए। जी देखिए, इस बार के बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारे लिए CGTMSE स्कीम लेकर आई हैं। इसका मतलब है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। जनरली क्या होता है कि एमएसएमई रजिस्टर्ड जो भी कंपनीज या एलएलपीज़ होती हैं इन लोगों के पास फ़ंड्स की बहुत कमी होती है, इन लोगों के पास बैकअप नहीं होता, फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। तो ये लोग फ़ंड्स देखते हैं और बैंक को जब अप्रोच करते हैं तो बैंक इन लोगों से कोलेटरल की डिमांड रखते हैं ताकि उनका जो लोन है वो सिक्योर रहे। लेकिन क्या होता है कि अब इनके पास अपना कोलेटरल नहीं है, तो इस वजह से ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है और स्कीम में और भी फंड्स इन्फ्यूज़ किए गए हैं सो दैट जो हमारी भी माइक्रो, स्मॉल एंड एमएसएमई
सो दैट हमारी जो MSME रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं इन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो इस बार के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 तरीके के बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की है। इनमें सबसे पहला है कि कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए कुछ फंड्स को और इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 2 लाख करोड़ तक के फंड जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हमारी MSME रजिस्टर्ड फर्म्स को। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो रहता है MSME के लिए, उसको 1% से कम किया गया है। जी, बहुत अच्छा समझाया आपने हमारे दर्शकों को। अब आते हैं फिर से वापस पूजा जी के पास। पूजा जी, और टैक्सेशन की स्कीम और क्या क्या है बजट में, ये समझाइए। हाँ, जो न्यू टैक्स रिजीम है, मैंने आपको 2 बेनिफिट बताए। एक तो 5 लाख को जो 87A की रिबेट है उसको 7 लाख कर दिया, जो 2.5 का स्लैब है उसको 3 लाख कर दिया है। तो नेक्स्ट एक बहुत अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ने और दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले सिर्फ ओल्ड रिजीम को ही थी, नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस टू द, अब ये न्यू रिजीम में भी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो जिसकी सैलरी 7.5 है उसके लिए अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाता है तो टैक्स इज निल, कोई टैक्स नहीं देना है उसको। ओल्ड रिजीम में क्या है कि ओल्ड रिजीम में अगर आपके पास LIC है, ट्यूशन फीस है, आप वो क्लेम कर सकते हो, लेकिन न्यू रिजीम में आपको कोई टैक्स सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी सैलरी अगर 7.5 लाख है तो वो निल हो जाएगा टैक्स। तो ये न्यू रिजीम में एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन डालना और 3 लाख अपना 3 लाख को जो उन्होंने जो लिमिट स्लैब बढ़ाया है, तो उनका पर्पस यही है कि अब वो सबको न्यू रिजीम में लेकर आना चाहती है गवर्नमेंट। अब हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्कीम रहेगी, डिफ़ॉल्ट रिजीम रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, वो रहेगा न्यू रिजीम। नाउ पहले क्या होता था, ओल्ड रिजीम डिफ़ॉल्ट होता था, हमें चूज़ करना पड़ता था न्यू रिजीम को। अब हमारा न्यू रिजीम डिफ़ॉल्ट होगा, अगर हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो हमें ओल्ड रिजीम चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और अच्छा बेनिफिट है जो पहले भी पिछले बजट में भी था, बट मैं इस बार फिर से बताना चाहूँगी कि सैलरीड पीपल जो होते हैं वो हर साल न्यू और ओल्ड रिजीम को चूज़ कर सकते हैं। बट अगर जो बिजनेसमैन ने अगर एक बार ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर लिया तो उसके लिए लाइफ टाइम वो एक ही बार इसको चेंज करने का ऑप्शन रहता है। अगर वो एक बार नेक्स्ट टाइम न्यू रिजीम में आ गया तो फिर उसको लाइफ टाइम न्यू रिजीम ही फॉलो करना होगा। तो इसलिए सैलरीड पर्सन के लिए न्यू रिजीम बहुत बेनिफिशियल है कि वो हर साल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि अगर टैक्स सेविंग है उनके पास तो वो ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं, और अगर टैक्स सेविंग नहीं है तो वो न्यू रिजीम में जा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत आसान शब्दों में आपने समझाया कि अगर मैं एक और कहना चाहूँगी कि लेट्स से अगर आपकी सैलरी 9 लाख है तो उसके लिए भी हम एक मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अगर ओल्ड रिजीम से टैक्स निकालेंगे और न्यू रिजीम से टैक्स निकालेंगे तो उसमें बेनिफिशियल आपको न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन स्क्रीन पे आ रही है, तो आप उसमें वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने पूरी डिडक्शन क्लेम कर रखी है, आपके अपने पूरी टैक्स सेविंग कर रखी है अप टू 150 एंड मेडिक्लेम इज 25,000, इवन तब भी आपको न्यू रिजीम ही टैक्स बेनिफिशियल है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक कंपैरिजन चार्ट मिल जाएगा कि इसमें कौन सी हमारी रिजीम बेनिफिशियल है। जी, और सबसे बहुत अच्छा समझाया आपने पूजा जी कि जो ओल्ड टैक्सेस को लेकर और न्यू टैक्सेस को लेकर लोगों के मन में था कि मतलब ओल्ड टैक्सेस कौन चुन सकता है और न्यू टैक्सेस कौन चुन सकता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को कि ओल्ड टैक्सेस जो है और न्यू टैक्सेस, एक जो सैलरी नौकरी पेशा लोग हैं वो तो लग कर सकते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन अगर उसको बहुत सोच समझ करके ही उसको चूज़ करना चाहिए। अगर वो चूज़ कर रहा है तो ओल्ड टैक्स, क्योंकि अगर वो ओल्ड टैक्सेस चूज़ कर सकता है तो वो उसी में रह जाएगा, और वो न्यू टैक्सेस करता है तो न्यू। ये जो बदलाव हुआ है इसका फ़ायदा कैसे ले लोग और आम जनता, बाकी लोग कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं? इसका फ़ायदा जो टैक्स सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके एक कहते गृहिणी घर का बजट ही उनका पूरा लेट्स से एक महीने का 50,000 और उनकी सैलरी भी 50,000 है, जो टैक्स सेविंग नहीं कर पाते, LIC नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाहूँगी LIC बहुत बेनिफिशियल होती है अपने आगे लाइफ। अगर आपके बच्चे हैं पीछे, अगर कुछ नेचुरल कुछ होता है तो उसके लिए LIC बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर कोई LIC नहीं कर पा रहा, टैक्स सेविंग नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए टैक्स रिजीम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम बहुत बेनिफिशियल है। उसमें अगर आप 7.5 लाख तक की आपकी सैलरी है तो आपको टैक्स नील करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एक आम जनता को एक बेनिफिट देना चाह रही है कि अगर आप टैक्स सेविंग नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, आपके फंड्स की वजह से या आप अपने घर के बजट्स की वजह से, तो आपको टैक्स 7.5 लाख तक नील देना पड़ रहा है। तो इसलिए ये एक तरीके का गवर्नमेंट ने कोशिश करी है आम जनता को बेनिफिट देने की। बजट में गेमिंग के लिए क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि आजकल गेम का बहुत ट्रेंड है, गेम बहुत खेलते हैं बच्चे हो, यूथ हो, तो इवन जो खाली रहते हैं बुजुर्ग महिलाओं को भी खेलते हुए देखा गया है। तो क्या बदलाव किया है और इससे क्या फायदा होगा? बहुत मेजर बदलाव नहीं है इसमें। एक गवर्नमेंट जो पहले अगर कोई गेम खेलता है और वो 10,000 तक अर्निंग करता था, 10,000 तक प्राइज लेता था, तो तब TDS निल होता था।
बट अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि गेमिंग, आप जैसे आपने कहा गेमिंग बहुत बढ़ती जा रही है, सब लोग ही आजकल गेम करते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने 10,000 की लिमिट को 0 कर दिया है ताकि हर कोई अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सके। इवन अगर आप 1 रुपीज़ भी अर्न करने हैं तो आप गेमिंग ऐप आपका TDS काट के आपकी इनकम पे फिर आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट करेगी। तो अगर आपका TDS कट जाएगा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हो फ्रॉम गेमिंग से। तो अगर आपको अब ये वाली इनकम भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी। जी, हमने सुना है कि निर्मला, जब बजट हम सुन रहे थे, देख रहे थे, तो बजट में निर्मला सीतारमण जी एक स्कीम लेकर आई थी, विवाद से विश्वास की ओर एक स्कीम है। वो क्या है, उसको आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। विवाद से विश्वास स्कीम पहले भी आ चुकी है जी। तो ये काफ़ी सारे जो डिस्प्यूटेड टैक्सेस थे उसको गवर्नमेंट ने बोला था हम आपके लिए पेनल्टी, आपके लिए इंटरेस्ट कुछ % कम कर देंगे, डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ डिपेंड ऑफ द स्टेजेस ऑफ टैक्सेस। अब गवर्नमेंट ने, जब उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों ने आगे आके जो अपने डिस्प्यूटेड टैक्स थे उसको पे करा, तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने ये दोबारा स्कीम लेकर आई है कि आप वॉलंटरी बेसिस पे आगे आइए, जो आपके डिस्प्यूटेड टैक्स है हम इंटरेस्ट पे और आपको पेनल्टी पे कुछ छूट दे देंगे और आप अपने टैक्स को देकर आप उस अपने जो टैक्सेस हैं उसको नील करवा दीजिए। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम 2 लेकर आई है गवर्नमेंट। इसके आगे रोहित जी भी आपको बता पाएंगे कि क्या आपको 100% देना है और क्या आपको छूट मिलेगी। जी रोहित जी, बताइए आपको क्या छूट क्या मिलने वाली है। देखिए, इस साल के बजट में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बार विवाद से विश्वास पार्ट 2 लेकर आई हैं। क्या होता है कि ज़्यादातर कंपनीज़ में काफ़ी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं और असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाते हैं कंपनीज़ के अगेंस्ट, जिसके परसेंट वो अपील करना चाहती है। जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं टैक्सेस को लेकर। डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि हमें इतना टैक्स पे करना है या इतना नहीं करना, और इसके अगेंस्ट कंपनीज़ के अगेंस्ट जो है ऑर्डर पास हो जाते हैं। तो इस स्कीम विवाद से विश्वास पार्ट 2 की स्कीम के तहत जितने भी डिस्प्यूटेड टैक्सेशन के मैटर्स हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे, और इसमें डिस्प्यूटेड टैक्स का 100% पे करने के बाद और इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन का 25% तक का भुगतान करने के बाद इन केसेस से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जितने भी टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और इससे जो सरकार का जो रेवेन्यू है कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी ज़रूर होगी। पूजा जी, मैं फिर से आपके पास वापस आती हूँ। ये प्रिजम्पटिव इनकम क्या है और इसमें जो बजट आया है उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दीपिका आपने। प्रिजम्पटिव इनकम पहले मैं बताना चाहूँगी होती क्या है। गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे लोग जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली आज से कई साल पहले कि आपकी जितना भी इनकम आ रही है, एक लिमिट होती है 2 करोड़, उसके ऊपर आप 8% या उससे ज़्यादा का टैक्स दे दीजिए। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। 8% अगर आपकी इनकम कैश में है और 6% अगर सारी इनकम आपकी बैंक में है तो गवर्नमेंट ने हमें ये बहुत अच्छी सुविधा दी थी। अब गवर्नमेंट ने इसका टर्नओवर बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है, बट आपकी जो इनकम है वो जो रिसिप्ट्स हैं वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। और ये सेक्शन 2 लोग के लिए बना था। एक होता है नॉर्मल बिजनेस के लिए जिसका टर्नओवर 2 करोड़ था, उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। दूसरा ये प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आप जर्नलिस्ट, तो जो प्रोफेशनल्स में आते हैं उनके लिए टर्नओवर लिमिट 50 लाख थी, जो उसमें गवर्नमेंट कहती थी कि आप 50% टैक्स दे दीजिए जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, और हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए नहीं कहेंगे। अब उस लिमिट को भी 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। अगर आपके पास इनकम नहीं, अगर सपोज आपका टर्नओवर है, मैं नॉर्मल बिजनेस के लिए कहूँ, आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद आप लॉस में जा रहे हो या आपकी इनकम लेस देन 8% जा रही है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो अगर आप अपनी इनकम 8% से ऊपर दिखाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिजम्पटिव इनकम गवर्नमेंट का यही एक लाने का एक यही पर्पस था कि लोगों को बुक्स टैक्स के झंझटों में ज़्यादा ना पड़ना पड़े, अपना टैक्स दे दें, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। तो अब उस स्कीम को, बेनिफिट को बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है और प्रोफेशनल्स के लिए 50 से 75 लाख कर दिया गया। ओके, बहुत थैंक यू बताने के लिए इसके बारे में। और
रोहित भाटिया जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगी स्टार्टअप को लेकर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि यूथ की भाषा एक यूथ ही समझ सकता है, तो स्टार्टअप को लेकर बजट में लोगों के लिए स्टार्टअप को लेकर क्या प्लान किया गया है और क्या फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बार बजट आया है स्टार्टअप वालों के लिए? जी देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप जो है वो कंपनीज़ को, एलएलपीज़ को और पार्टनरशिप फॉर्म को मिलता है स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन। और स्टार्टअप ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट है या फिर इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, उस केस में आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो इस बार के बजट में जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिया गया है वो ये है कि स्टार्टअप को जो जितने भी लॉसेज होते थे, क्या है कि नए नए जब भी स्टार्टअप क्रिएट होते हैं तो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा बैकअप नहीं होता कि वो अपने सर्विसेज को और अच्छे से दे पाएँ और अपने प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो उन्हें किसी टाइम पर तो उन्हें प्रॉफिट तक आते आते कुछ टाइम लग जाता है, जिनकी वजह से उन्हें लॉस भी सफ़र करना पड़ता है। तो इन लॉसेस को पहले हम 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन इस बजट के तहत अब इन 7 सालों का जो बेनिफिट था वो अब 10 सालों तक कर दिया गया है। इसका मतलब जितने भी लॉसेस होंगे वो हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे 10 साल तक, और जो भी लॉस होगा उसका बेनिफिट हम टैक्स के अंडर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी और पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें हमारे दर्शकों को बजट अच्छे से समझाने के लिए आम बोलचाल की भाषा में। सबसे बड़ी बात कि आम बोलचाल की भाषा में आपने हमारे दर्शकों के जो सवाल थे उसका हल निकाला और स्टार्टअप के बारे में अपने आप बहुत अच्छा समझाया दर्शकों को। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर आपने बहुत अच्छा समझाया और पूजा जी आपने टैक्सेशन को लेकर बहुत अच्छा समझाया। टैक्स के बारे में जनता को किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा और आम जनता, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल लोग, पत्रकारों के लिए भी आपने बताया कि किस तरह से वो फ़ायदा पहुँचेगा बजट ये। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजट की बात में आप उम्मीद करते हैं कि आपको बजट समझ में आया होगा और फिलहाल की बजट की बात में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों की आप लगातार देखते रहे वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।